खबरों का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंक्स में काम करने लगे। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब कर दिया। जिला सेंट्रल के 9 बैंकों के वर्कर्स का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है और आपको बताते चले कराची के बैंक्स में काम करने वाले लोग वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब कर दिया। जिला सेंट्रल के 9 बैंकों के वर्कर्स का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। रिकॉर्ड के हवाले से आपको बताएं कि जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब किया है। जिला सेंट्रल के 9 बैंकों के वर्कर्स का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंक्स में काम करने लगे हैं। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब किया है। जिला सेंट्रल के 350 बैंक्स में से 9 बैंक्स के वर्कर्स का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल बैंक्स में काम करने वालों में स्वीपर्स भी शामिल है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और पैगाम पहुंचाने वाले लोग भी शामिल हैं। एफबी एरिया ब्लॉक 2 में कायम सुनहरी बैंक में पैगाम पहुंचाने का काम करने वाले काजी अब्दुल रशीद पर जुए का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा लकी वन मॉल के पास कायम बैंक ऑफ पंजाब में जो काम करते हैं उन पर शकीर अहमद पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। एफबी एरिया मिजान बैंक का गार्ड गुलशेर अहमद पर घोटकी में जुए का मुकदमा सामने आया है। इसके अलावा अजमेर नगरी सेक्टर 5 मिजान बैंक का गार्ड नदीम पर डकैती का मुकदमा सामने आया है और हैदरी मार्केट पर बैंक अल हबीब के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद असलम पर जुआ, जबकि सिक्योरिटी गार्ड राजा खुसरो पर औरत की इज्जत पर हाथ डालने का मुकदमा सामने आ चुका है। गडाव से ईरानी डीजल की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गडाव के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे मारे गए। बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद हुआ है। गडाव से ईरानी डीजल की बड़ी खेप पकड़ी गई है और गडाव के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे मारे गए हैं। बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद किया गया है। गडाव पुलिस की जानिब से छापे मारे गए हैं। बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद हो चुका है। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हज़ारों लीटर डीजल मिला है। कार्रवाइयों के दौरान मिनी ट्रक और 6 जनरेटर्स भी बरामद हुए हैं। कार्रवाइयों के दौरान 50 ड्रम्स और डीजल टैंक भी मिले हैं। आपको बताएं कि गडाव से ईरानी डीजल की बड़ी खेप पकड़ी गई है और ये खेप जो है बरामद की गई है। कार्रवाइयाँ की गई हैं पुलिस की जानिब से। गडाव के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे मारे गए हैं और बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद हुआ है। गडाव से ईरानी डीजल की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गडाव के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे, बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद हुआ है। गडाव से ईरानी डीजल की बड़ी खेप पकड़ी गई। गडाव पुलिस के छापे जारी हैं। बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद किया गया। एसएसपी मलिर की जानिब से बताया गया, जबकि 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हज़ारों लीटर डीजल मिला है। कार्रवाइयों के दौरान मिनी ट्रक और 6 जनरेटर्स भी बरामद किए गए हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं पुलिस की जानिब से। गडाव से ईरानी डीजल की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गडाव के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से छापे मारे गए और बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल बरामद हुआ है। कराची चैम्बर के इलेक्शन का मामला है। कराची से निकलकर इस्लामाबाद पहुंच गया। बिजनेसमैन अलायंस ने डायरेक्टर जनरल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को कराची चैम्बर के इलेक्शन कमीशन के अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। कराची चैम्बर के इलेक्शन का मामला है। कराची से निकलकर इस्लामाबाद पहुंच गया। बिजनेसमैन अलायंस ने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कराची चैम्बर के इलेक्शन कमीशन के अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। निजी ट्रेड ने उम्मीदवारों को 13 सितंबर को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। अहम खबर आपको बताएं कि कराची चैम्बर के इलेक्शन का मामला है। कराची से निकलकर इस्लामाबाद पहुंच गया। बिजनेसमैन अलायंस ने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कराची चैम्बर के इलेक्शन कमीशन के अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तफसीलात जानेंगे अयास राना से। अयास, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम देख रहे हैं कि जो कराची चैम्बर के होने वाले इलेक्शंस हैं
اس کا تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس مین الائنس کی جانب سے تواتر سے جو ہے وہ خطوط لکھے جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا بزنس مین گروپ کی جانب سے جو پری پول ریگنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈی جی پی او کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، اور اس کے لیے ان کو 13 تاریخ کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ جو الاٹمنٹ کیے گئے نمبرز ہیں جس کے اندر بیلٹ پیپر پہ نشاندہی کی جائے گی، اس کے لیے جو ہے وہ سیریل نمبر کے تحت نہیں دیے گئے، بلکہ ہمارے امیدواران کے بیچ میں جو ہے وہ آزاد امیدواران کو جو ہے وہ بیلٹ کے نمبرز دے دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو 2 پینلز ایک الیکشن جو کے درمیان ہونا ہے، جو کہ 30 کینڈیڈیٹ سے مشتمل ایک پینل بنا ہے، جہاں بزنس مین گروپ 32 کہا جا رہا ہے کہ 22 سالوں سے جو ہے وہ برجمان ہے کراچی چیمبر کے اوپر، تو اس کے بعد سے اب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا 22 سال بعد کوئی ایک بڑا پینل ابھر کے سامنے آیا ہے جو کہ بزنس مین الائنس پہ مشتمل ہے۔ لیکن پری پول لیگنگ کے حوالے سے اگر بات کریں، ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں یا امیدواران ہیں، ان کی طرف سے یہ تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ کراچی چیمبر سے مشتمل کیا گیا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس پہ بھی ان کا عدم اعتماد ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے 13 تاریخ کو جو ہے جی ڈی ٹی او کے سامنے پیش ہونے کے لیے ان کو وقت بھی دے دی گیا ہے۔ اب یہ تنازع جو ہے اسلام آباد میں ان کے سامنے جو ہے ڈی جی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ صبح 10 بجے ان کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے یہ اپلیکیشن لکھی گئی تھی اور 10 بجے ان کو طلب کیا گیا ہے، جس کے باعث ان کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے جو ہے وہ ہمارے وکیل ان کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہمارے الاٹمنٹ کے حوالے سے اب فیصلہ جو ہے اگر وہاں اسلام آباد سے بھی ان کو نہیں ملتا تو اس کے بعد عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ایاز رانا۔ آٹو سیکٹر سے اچھی خبر، رواں مالی سال میں آٹو سیکٹر کی فروخت میں اضافہ، رواں مالی سال میں گاڑیوں کی فروخت میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے۔ اشرف بتائیے گا۔ جی دیکھا جائے آٹو سیکٹر سے اچھی خبر آئی ہے، رواں مالی سال کے پہلے دوسرے مہینے میں بھی دیکھا جائے آٹو سیکٹر کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے، اور رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024-25 کے 2 ماہ میں گاڑی کی فروخت میں 36% کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال جولائی اور اگست میں مجموعی طور پر 2 ماہ میں 12,671 گاڑیاں جو فروخت ہوئی تھی، اور رواں مالی سال پہلے 2 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت کی تعداد 17,300 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے دیکھا جائے 4,617 یونٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اور دیکھا جائے کہ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا پچھلے ماہ کے مقابلے اگست 2024 میں گاڑی کی فروخت 1% اضافے سے 8,699 یونٹس رہی ہے، اور ماہرین نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ شرح سود میں کمی کی امید ہو رہی ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ شرح سود میں مزید کمی سے آٹو سیکٹر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جی بہت شکریہ اشرف خان۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر اراکین اسمبلی کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ شہر میں 15 گھنٹوں کی بجلی بند کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اراکانی اسمبلی نے کے الیکٹرک کو کھری سنا دی۔ کے الیکٹرک کے معاملے پر حکمران اور اپوزیشن ایک پیج پر دکھائی دیے۔ پی پی رکن اسمبلی یاسمین شاہ، ایم کیو ایم کے عادل عسکری نے احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دے دی۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف ایم کیو ایم کے دھرنے میں عوام نہیں ملازمین تھے۔ لوڈ شیڈنگ نے صنعت کاروں کا کاروبار بھی تباہ کر دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اقصیٰ شاہد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، روشنیوں کا شہر کراچی اب اندھیرے میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے، اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے ساتھ ساتھ صنعت کاروں کو بھی اذیت میں ڈال دیا ہے۔ آخری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کب تھم سکے گا، آئیے جانتے ہیں ارکان اسمبلی سے۔ کراچی کے اوپر ظلم کیا گیا، آج ہم سب سے مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، لیکن آئی پی پیز بہرحال اس وقت ایشو ہے۔ جماعت اسلامی کے مذاکرات ان کے ساتھ جاری ہیں۔ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا، اب 14 دن باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ نہیں ہوا تو ہم ہڑتال کی طرف جائیں گے۔ شٹر ڈاؤن کے بعد پیج ہم ہڑتال کی طرف جائیں گے، اور ڈی چوک پھر ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی کھلا ہوگا۔ لوگوں کا رائٹ ہے، اور وہ لوگ احتجاج کی طرح سے یہ موب بن رہا ہے، موب کریٹ ہو رہا ہے، ایک مواد جمع ہو رہا ہے۔ اس مواد کو بجائے بڑھنے کے یہ مواد ایک دن پھٹے، لاوا کی صورت میں پورا کراچی امڑ آئے، اس سے پہلے چیزوں کو بہتر کریں۔ سندھ حکومت کو بھی تنبیہ کرتے ہیں اور فیڈرل حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں یہ جو کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پانی کے مسئلے کو بھی سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ کہ الیکٹرک جو ہے نا ہمارے سر پہ تو ڈالی گئی ہے یہ فضول میں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں دوسری کمپنی کو لے آئیں تو ان کا ذرا دماغ درست ہو جائے گا۔
کیونکہ شہر میں تو لوڈ شیڈنگ ہے ہی ہے، لیکن جو دیہات میں اور جو انٹیریئر سندھ میں جو حالت ہے نا، ادھر بھی انسان رہتے ہیں، لیکن یہ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. بہت بری حالت ہے اور ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ابھی بھی یہ لوگ کتنا ہم بول کے ہم لوگ تھک گئے، لیکن ان پہ کوئی اثر ہی نہیں کسی چیز کا. ارکان اسمبلی کی باتیں آپ نے سنی تو لہٰذا کہ الیکٹرک کی بدماشی کے خلاف کراچی والے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. کیمرامین جہانگیر خان کے ساتھ اکثر شاہد سٹی 21. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. بلدیہ ٹاؤن میں بھی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت سے دوچار. گھریلو اور کمرشل صارفین کا بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے لگے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہیں سکا. بلدیہ ٹاؤن میں بھی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت سے دوچار ہیں. گھریلو اور کمرشل صارفین کا بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے لگے ہیں. اور اسی پر تفصیلات جانیں گے. نمائندہ ہماری نمرہ ریاست ہمارے ساتھ موجود ہے. نمرہ بتائیے گا جہاں پر آپ موجود ہیں شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. بلدیہ ٹاؤن میں بھی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت سے دوچار ہیں. گھریلو اور کمرشل صارفین کا بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے لگے ہیں. تفصیلات جانیں گے. نمرہ ریاست ہمارے ساتھ موجود ہے. نمرہ بتائیے گا اس حوالے سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل جی، شہر کے مختلف علاقوں کی طرح بلدیہ ٹاؤن میں بھی مسائل بے شمار ہیں اور بلدیاتی مسائل اور سہولیات کا فقدان ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تو شہر میں جاری ہے اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشانی سے دوچار ہے. اور نہ صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ بلکہ پانی کی بھی قلت کا سامنا ہے شہریوں کو. گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین بھی پریشان نظر آتا ہے کہ کاروباری اوقات کار جو دن میں ہیں ان کے دوران بھی طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. اور جو اعلانی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے علاوہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے جس سے یقینی طور پر ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت سے گھریلو صارفین تو یقینی طور پر بجلی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے جس سے وہ پریشان نظر آتے ہیں. اور کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کے مسئلے سے وہ اذیت سے دوچار ہیں. گھریلو جو خواتین ہیں ان کا بھی جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کی بندش سے بھی جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں. اور جو پانی لائنوں میں آنا چاہیے تھا وہ ٹینکر کے ذریعے جو ہے وہ گھروں تک آتا ہے اور پانی کے اضافی اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. اور بجلی کا بل بھی جو ہے وہ بھاری بھرکم ادا کرنے کے باوجود دیگر ذرائع سے جو ہے وہ بجلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے بیٹری کا استعمال، جنریٹر کا استعمال. یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دوران استعمال کرنی پڑتی ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ لوڈ شیڈنگ تو یہاں پر 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے. اور دوسرا پانی کا یہ ایسا مسئلہ ہے، بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 8C ہے یہ، جہاں پر آپ آج آئے ہوئے ہیں، آپ کوریج دے رہے ہیں. یہ یونین کونسل 10 ہے، سیکٹر 8C کا علاقہ ہے، جہاں پر پچھلے 5 سالوں سے پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہاں اگر پانی یہ سیکٹر 8C میں پانی آتا ہے لیکن اوپر کا علاقہ ہے سو کوارٹر ہمارا سیکٹر 8D سندھی محلہ، یہاں پر تقریباً 12-14 سال سے پانی نہیں ہے. اور دوسرا گیس بھی یہاں پر بالکل ختم ہو چکی ہے، جو عوام کافی پریشان ہے. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میڈیا کا جو صافی ہمارے. اچھا یہ بتائیں کہ پانی نہیں آتا تو پانی ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں یہاں پر. ٹینکر کے لیے بھی ہمیں لین پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. صبح جاتے ہیں تو شام کو ٹینکر ہمیں ملتا ہے. اور اگر پانی آ بھی جائے تو آدھا گٹر والا پانی ہے، وہ بھرنے سے اچھا ہے جو پہلے پڑا ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی پانی نہیں بھرتا. یہاں سیوریج کا نظام بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں اتنا مسئلہ ہے تو کوئی شکایت وغیرہ کی گئی ہے کہ پانی ٹینکر کے ذریعے تو گھر میں مل جاتا ہے لیکن لائنوں میں نہیں آتا؟ سب کو پتا ہے مگر یہاں کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہماری. سب کو ہر کسی کو پتا ہے پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ. رات 9 بجے کے بعد گیس چلی جاتی ہے مگر کوئی یہاں ہے ہی نہیں کرنے والا یا کہنے والا کچھ. عوام سب پریشان ہے یہاں. اچھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، بل بھی پورے آ رہے ہیں اور پانی کا مسئلہ بھی. اوور بلنگ کا مسئلہ ہے. ابھی گیس کا جو مسئلہ چل رہا ہے، لوگ کمپریسر سے کھینچتے ہیں، اس سے جو نا لوگوں کے بل 20-25 ہزار گیس کے بل آ رہے ہیں. اور پانی کا ایشو ہے. ہم نے یہاں پر پرائیویٹ وال میں جو مافیا بنا ہوا ہے، ہم نے ایکسین اور اوپر جو واٹر بورڈ والے ان سے کمپلین مختلف ٹائم میں کی ہے لیکن اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. اپنی مرضی سے پانی اپنی سائڈ پہ چلاتے ہیں، جہاں وہ ان کے ہیڈنگ بنے ہوتے ہیں اس سائڈ پہ رخ کرتے ہیں. گیس کا مسئلہ یہ کہ صبح گیس نہیں ہوتی، بچوں کو اسکول چھوڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو آفس جانے والے لوگ وہ بھی لیٹ ہوتے ہیں. یہاں ہم یقینی طور پر دیگر مسائل کی طرح
शहर के इलाकों की तरह बल्दिया टाउन में भी बेशुमार मसाइल हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो बुनियादी सहूलियात जो इनको बर वक्त मिलनी चाहिए, जिस तरह से पानी का मसला, बिजली का मसला तो शहर भर में ये घंटों की तवील लोड शेडिंग होती, और इसके साथ साथ पानी का मसला और फिर गैस की बंदिश का मसला, जो दिन के औकात में जिस तरह उन्होंने बताया कि गैस की बंदिश का सामना करना पड़ता है, जिससे जो है वो यकीनी तौर पर परेशानी का सामना रहता है कि बर वक्त जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या बच्चे स्कूल जाने वाले, उस वक्त भी जो है वो खाना बर्फ तैयार नहीं किया जा सकता। फिर पानी का जो अहम मसला है कि घरों में लाइनों के ज़रिए जो पानी आ रहा है तो आता ही कम है, और जो आता है वो गंदा होता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। उसके लिए जो है वो टैंकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टैंकर का जो इजाफी अखराजात हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वही पानी जो घर की लाइनों में आना चाहिए वो टैंकर के ज़रिए घरों तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन लाइनों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे जो है वो शहरी परेशान नज़र आते हैं कि भारी भरकम बिलों की अदायगी, उसके बावजूद बिजली गायब है। अच्छा नमरा, अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक की, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि कुंडा माफिया हैं जिनकी हम बिजली जिनको मुहैया नहीं कर रहे, और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम बिजली जो है हमें नहीं दी जा रही, बिल हम अदा करें। अगर आप मज़ीद शहरियों से बात कर सकें तो उनसे बात करें और बताएं कि क्या वो बिल अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी बिजली काटी जा रही है। यकीनी तौर पर ये शहर भर में ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी जो है वो सड़कों पर नजर आते हैं। आज भी सुबह के औकात में हमने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज देखा, कल भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी रहा, जिसपे के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि बिजली उन्हीं इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है जहाँ पर बर वक्त बिलों की अदायगी नहीं हो रही या मुकम्मल तौर पर बिलों की अदायगी नहीं की जा रही। लेकिन इन्हीं इलाकों में अगर जाके शहरियों से बात की जाए तो उनका ये कहना होता है कि बर वक्त हम जो है बिलों की अदायगी करते हैं, उसके बावजूद बिजली काट दी जाती है। शहरियों से मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ पर जो है वो बिजली ज़्यादा जाती है, तो क्या यहाँ पर भी बिजली चोरी होती है? यहाँ पर बिजली कहीं भी चोरी नहीं होती, सब जगह लगे हुए, हर जगह हर किसी का अपना अपना मीटर है यहाँ पर ना। यहाँ पर बिजली का इतना लोड शेडिंग नहीं है, पर एक गैस का लोड शेडिंग यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे बिजली जाता है गैस गुम, वापस बिजली आता है तो कभी गैस है कभी नहीं है, कोई पकाता है कोई नहीं पकाता है। अभी हमारे जैसे मजदूर रात को 10-11 बजे आते हैं काम से, तो गैस है ही नहीं, क्या तो जो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि बिजली वहीं जाती है कि जहाँ चोरी है, तो यहाँ क्या बिल्कुल भी चोरी नहीं है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? यहाँ हर हफ्ते 15 दिन बाद केसी के जो हलकार है वो आते हैं चेक करते हैं, बिल्कुल एक किस्म की भी चोरी नहीं है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1.5 घंटा लेट आती है, 1.5 घंटा जाती है, 1.5 घंटा आती है, 1.5 घंटा जाती है। यहाँ यही सूरत हाल है। उसके तो आप जब वो चेक करने आते हैं तो आप लोगों की जानिब से उनको कहा जाता है कि यहाँ बिजली की चोरी नहीं है, उसके बावजूद इतनी बिजली क्यों जा रही है? चेक के उनको बोला गया है भाई चेक करें, यहाँ कुंडा निकलता तो बताएं। किसी का भी यहाँ कुंडा नहीं है, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग है यहाँ। कुछ उनके जवाब नहीं देते वो लोग, कुछ भी नहीं कहते, तो बिल फिर भी दबा दबा के आ रहे हैं। तो इसका मतलब बिल मुकम्मल आ रहे हैं और बिजली जो है वो नहीं आ रही, और के इलेक्ट्रिक कहती है कि बिजली चोरी जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा बिजली जा रही है, और ये कह रहे हैं कि बिजली यहाँ चोरी नहीं होती। तो क्या इसका मसला है कि बिजली चोरी भी नहीं हो रही फिर भी इतनी बिजली जा रही है? मैडम पूरा पाकिस्तान जानता है कि के इलेक्ट्रिक जो महकमा है इसने मखलूक का बेड़ा गर्क किया हुआ है, पाकिस्तान की मखलूक। ये खुद सबसे बड़े चोर हैं। और दूसरी बात पानी की रही तो ये पानी माफिया है मैडम, जिसमें बड़े बड़े अफसरान खुद मुलव्वस हैं, लाखों रुपए उनको मंथली जाती है और ये खुले आम पानी बेचते हैं। और सेक्टरों में अगर पानी आता नहीं, अगर आता है तो वो एक बराए नाम आता है। अच्छा, इतना मसला है, पानी का भी इतना मसला है, बिजली का इतना मसला है, बिल आप कह रहे हैं कि बर वक्त अदायगी की जा रही है, तो क्या जो इलाके की इंतजामिया की जानिब से कि इलेक्ट्रिक से बातचीत की गई है कि बिजली की अदायगी की जा रही है बिलों की, लेकिन फिर भी बिजली जा रही है? मैडम अगर उनसे कोई अव्वल तो ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो इनसे बात करें, और अगर करो भी तो ये इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मकसद खुदारा अल्लाह इनको ईमान दे, तो अवाम पे ये रहम खाएं, अवाम के हाल पे रहम खाएं। और जो पानी माफिया है ये एक बहुत बड़ा माफिया है, इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे। पाक करबला में शिमर वालों ने इमाम हुसैन पाक सरकार का पानी बंद किया था, ये आज उन्हीं की नस्लें। मैं बिल्कुल ऑनलाइन कह रहा हूँ, मुझे इनसे कोई डर कोई खौफ नहीं है।
इनको अल्लाह हिदायत दे। मैं तो ये बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बिजली का जो मसला है और उसके साथ साथ पानी का मसला है वो शहरियों के लिए इस वक्त अजियत का सबब बना हुआ है कि तीनों मसाइल एक साथ इस इलाके में है कि बिजली की बंदिश भी की जा रही है, लोड शेडिंग जो है वो तमील देरानी की जा रही है, गैर एलानी के साथ साथ गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, उसके साथ साथ पानी की किल्लत का मसला और फिर गैस की बंदिश, तीनों मसाइल एक साथ है जिससे शहरी परेशान है। और मुतल्लिका इंतजामिया की तरफ से उन्होंने कहा कि उनसे रुजू करने की कोशिश की जाती है, अक्सर औकात उनकी जानिब से कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, जिससे इनके मुताबिक के बर वक्त बिलों की अदायगी की जा रही है और उसके साथ साथ मुकम्मल बिलों की अदायगी की जा रही है पूरे इलाके की जानिब से। और उनसे कहा जाता है कि अगर कोई चोरी का कनेक्शन है तो उसको काटें और हमें बताएं, लेकिन उसके बावजूद बिजली की जो है वो तवील दरानी की लोड शेडिंग है, उसके साथ साथ पानी की किल्लत का सामना है, उसके लिए भी मुतअद्दिद बार बात की जा चुकी है, लेकिन पानी का मसला जू का तू है और गैस का मसाइल का भी सामना है, जिससे यकीनी तौर पर मामलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासर दिखाई देती है। जी, शहरियों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा इस वक्त। बहुत शुक्रिया नमरा रियासत। 16 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में पानी की किल्लत इंतहा को छू रही है। ज़ेरी ज़मीन पानी का हसूल सदाए आब गिर जाने से नामुमकिन हो चुका है। दूसरी जानिब सफूरा हाइड्रेंट से सरकारी निर्ख पर पानी के टैंकर्स की फराहमी भी बंद हो गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में महकमा पानी और सफाई कई मरतबा लाइनें बिछाकर उनमें पानी छोड़ना भूल गया। रिहायशी बोरिंग के पानी पर इन्हिसार करते रहे, जो सतह आब 800 फीट नीचे चले जाने से अब मुमकिन नहीं रहा। ऐसे इलाका मकीन कहते हैं कि आखिरी हल सफूरा हाइड्रेंट से वाटर टैंकर मंगवाना था, जो अब सरकारी नरखों के बजाय मुंह मांगे नरखों पर मिल रहा है। टैंकर की सूरत हाल ये है कि जो सफूरा पे हाइड्रेंट था वो पहले सरकारी रेट पे मिल जाया करते थे, अब तो खैर वो भी नहीं मिलते। अब तो जिन लोगों के पास पैसा है वो सिर्फ वही हाइड्रेंट से रब्ता कर सकते हैं, बाकी हम लोग तो ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। जैसे लोग जो हैं वो 20-20, 30-30 रुपए के जो कैन पानी के मिल रहे होते हैं, मीठे पानी के, उनसे फिर गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मुश्किल है, बहुत बड़ी मुसीबत है कि जिस मसले को अभी तक 40 साल में कोई हल नहीं कर पाया है। रिहायशी बोले कि पानी मुस्तकिल नायाब हो जाने से मलिर जाफर तैयार से नकल मकानी शुरू हो गई है। 40-45 साल से पानी नहीं आता, बिल्कुल लाइनें वगैरह यहाँ बिछी हुई हैं, सब कुछ जगह, मगर पानी नहीं आ रहा। और हमारे जो बड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने बड़ी कोशिश की है पानी के सिलसिले में, मगर पानी की लाइन का कनेक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर कहीं से भी। तो ये कि हम लोग बहुत परेशान हैं और लोग जो है जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के घर अपने। गरीब और मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल जाफर तैयार सोसाइटी के मकीनों का मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी तौर पर लाइनों से पानी फराहमी के लिए इकदामात उठाए। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची चैम्बर ने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सिंध हुकूमत से सड़कों की फौरी मरम्मत का मुतालबा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में कचरे और गंदगी के बाद सड़कें भी तबाहाल, टूट फूट के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी कहते हैं, थोड़ी सी बारिश में सड़कें टूट गईं, ग्राहकों की मार्केट तक रसाई मुश्किल हो गई है। इस वक्त जो शहर की जो सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत सूरत हाल ख़राब है और जगह जगह जो है सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे जो है ट्रैफिक की रवानी में भी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, जो मार्केटों में गाहक आते हैं और जो है इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। कराची चैम्बर ने सूबाई हुकूमत से मदद मांग ली। तनवीर बारी बोले कि सड़कें बनाते वक्त नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, सिंध हुकूमत सड़कों की फौरी मुरम्मत कराए। मैं सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पे मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे जो है सड़कों की मुरम्मत करे, और क्योंकि अब बारिशें भी बंद हो गई हैं और कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि बारिशें अब दोबारा शुरू होंगी, तो फौरी तौर पे सूबाई हुकूमत को चाहिए कि जो है वो फौरी जो है सड़कों की मुरम्मत करे। कराची चैम्बर ने सिंध हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया लांडी के एमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामी की अदम तवज्जुही के बाइस उजड़ गया। स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट तबाह हो गए। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। लागत करोड़ों की, लेकिन सहूलतों का फुकदान। इंतजामिया की अदम तवज्जो ने लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तहस नहस कर दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दोनों स्विमिंग पूल्स में काई जम गई। सिटिंग एरिया के ऊपर लगे शेड और फर्श की टाइल्स स्विमिंग पूल के गंदे पानी में तैर रहे हैं। इंतजामिया की नाअहली ने बास्केटबॉल
और टेनिस कोर्ट को भी खस्ता हाली से दो चार कर दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अफसरान तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन दफ्तर नहीं आते, इसीलिए अफसरान के कमरों पर ताले लगे हैं। शहरी कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कभी खेलों की सरगर्मियां नहीं देखी। केएमसी को इसकी तज़ीनो आराइश करनी चाहिए कि जिनके हाथ में चीज़ें हैं, केएमसी डीएमसी जो भी मामलात हैं, ये इनको साफ सुथरा रखें। और यहाँ पर जो है ना, मैं तो कहता हूँ ये चीज़ आम कर दी जाए, जैसे पार्कों में लोगों ने आम किया हुआ ना, यहाँ पर ये चीज़ आम होनी चाहिए ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ और देखें। आप खुद देखें यहाँ पे क्या हालत हुई हुई, यहाँ पर मच्छर फैलने और पलने यहाँ पर पैदा हो रहे हैं मच्छर गंदे, और यहाँ पे कौन लाएगा? मतलब जो भी यहाँ की इंतज़ामिया हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आएँ, सफाइयाँ करें, यहाँ देखें, आगे लोगों के लिए आम करें चीज़ें सारी, ताकि साफ़ सुथरा रहे, लोग यहाँ पर आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने सितंबर 2018 में लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया था और इसे बहाल करने की इजाज़त दी थी, लेकिन कोचेस समेत दीगर ऑफिशल्स की भर्ती के मसले की वजह से यहाँ खेलों की सरगर्मियाँ शुरू ना हो सकीं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। महकमा मौसमियात ने जदीद सर्विलेंस रेडार ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। 3 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की तनसीब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कराची में 5 से 6 वेदर स्टेशंस नस्ब किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। मौसम की पेशगोई अब होगी मजीद जदीद तरीके से। महकमा मौसमियात ने जदीद रडार खरीदने का फैसला कर लिया, जबकि 300 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की तनसीब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की जाएगी। महकमा मौसमियात के जदीद आलात वर्ल्ड बैंक के ताउन से नस्ब किए जाएंगे। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से मौसमियाती सूरत हाल की मॉनिटरिंग मजीद बेहतर अंदाज में हो सकेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत कराची में 5 से 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अब जैसे कि आपने बताया कि 300 इंस्टॉल होंगे पूरे पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, उसके तहत हम 5 रडार मज़ीद इंस्टॉल करेंगे और इसी तरह से 300 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होंगे। इस वक्त कराची में 2 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब हैं, जो महकमा मौसमियात के दफ्तर और पोर्ट कासिम में नस्ब हैं। सरदार सरफराज का मजीद कहना है कि हर 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर एक वेदर स्टेशन होना चाहिए। हर 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर मौसम मुख्तलिफ होता है। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची की तालीमी इदारों को हरा भरा करने का मिशन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में शजरकारी मुहिम। क़ुव्वत बिनाई से महरूम तालिबात ने पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम में असासा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। कायद को सरसब्ज बनाने का अज़म। अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। क़ुव्वत बिनाई से महरूम तालिबात ने पौधा लगाया। असातिज़ा और तालिबात भी मुहिम में पेश दिखाई दिए। असातिज़ा ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया। तालिबात ने भी पौधे लगाते हुए खुशी का इजहार किया। कहती हैं सिर्फ पौधे लगाना मकसद नहीं, बल्कि उनकी निगहदाश्त और हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। शहर कराची में जो है वो शजरकारी आप देख रहे हैं बहुत कम होती जा रही है और बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पौधे तो बहुत सारी जगहों पे लग रहे हैं लेकिन उनकी केयर नहीं की जा रही है। शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका मकसद यही होना चाहिए कि पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। मैं तो पूरे कराची से दरख्वास्त करूँगी कि हर जगह जहाँ सिर्फ कॉलेजेस नहीं, फुटपाथ पे जहाँ जहाँ आप लोगों को नज़र आए आप ये काम करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है शजरकारी, लेकिन आप बढ़ने भी दें। मुल्क में बढ़ती गर्मी और माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है, जिस पर सबको अमल करने की ज़रूरत है। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। कमिश्नर कराची ने ज़िला जनूबी में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया है। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। कमिश्नर कराची ने ज़िला जनूबी में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में कमिश्नर कराची ने जिला जनूबी में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लिया है। इस हवाले से उनका कहना है कि मुल्क से पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पोलियो टीम का किरदार अहम है। इंसदादे पोलियो एक कौमी काज है, कौमी खिदमत के जज्बे से काम करें। आदाद शुमार भी इस हवाले से सामने आए। शहर में 5,24,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। जिला जनूबी में भी तकरीबन 50,000 के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जो हदफ है मुकर्रर कर लिया गया है। साथ ही साथ पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। 27 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन।
कराची में इथोपिया के नए काउंसिल खाने की इफ्तिताही तकरीब हुई। इथोपिया के एम्बेसडर जमाल बेकर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान सकाफती हम-आहंगी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कोशिश है। तफसीलात हम जानेंगे सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। इथोपिया का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म, मिट्टी से जुड़ी दास्तान और लोक विरसे से भरपूर सकाफत का हामिल इथोपिया का कराची में नए कौंसल खाने का इफ्तिताह कर दिया गया। इथोपिया के सफीर जमाल बेकर अब्दुल्ला की जानिब से फीटा काटने पर दोनों मुमालिक के तराने भी पेश किए गए। जमाल बेकर अब्दुल्ला ने बताया कि दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में सकाफती सरगर्मियों का तबादला नागुज़ीर है। इथोपिया अपने ही बनाए कैलेंडर पर अमल दरामद करता है। And the opening of Ethiopian embassy here, consulate here is very, will work to strengthen the two already flourishing relationship between the two nations, especially between Karachi, Sindh and my country. Sindh is, as we know, it is one of the hub and it's one of the civilization, root of civilization of this country. And Ethiopia is also never been colonized and we have a lot in common. इथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल इब्राहिम खालिद का कहना था कि इथोपिया को पाकिस्तान में पहले कोई नहीं जानता था। इथोपिया बिजली का एक्सपोर्टर है। वहाँ की इथोपिया बिजली के मंसूबों से मुतल्लिक पाकिस्तान को वसाइल फरहम कर सकता है। प्राइवेट कारोबारी लोग थे जो गए इथोपिया, इन्होंने जाके एक्सप्लोर किया, इन्होंने देखा कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रेड के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इथोपिया उन वाहिद मुल्कों में से है दुनिया के जिनके पास 4 सेंट की बिजली है, तो बहुत सस्ती बिजली, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है। और आप ये बात देखें कि ये इथोपिया जो है वो बिजली एक्सपोर्ट करता है। कौंसलेट की इफ्तिताही तकरीब में समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।